हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। लेवल 2 वालों के लिए है, P2 यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो है 29 Jan 2023। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बोला है प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा। जो कस्क्यूटा प्लांट होता है यानी कि अमरवेल डोंट हैव क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी तो फूड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इट टेक्स रेडीमेड फूड, ये क्या करती है, बना बनाया खाना लेती है फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। पहली बात तो आपको बेल के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक होती है क्लाइंबर और एक होती है क्रीपर। क्लाइंबर जो होती है वो ऊपर चढ़ती है और क्रीपर जो होती है वो ज़मीन पे लेटी हुई होती है, जैसे खरबूज तरबूज ये सब क्या होते हैं, क्रीपर। क्लाइंबर क्या होता है, जैसे मनी प्लांट हो गया आपका, अमरवेल, ये सब क्या होती है, क्लाइंबर। व्हाट इज कस्क्यूटा कॉल, जो कस्क्यूटा है उसको क्या बोलेंगे, होस्ट है, एल्गी है, पैरासाइट है और लाइकेन है। जो लाइकेन होता है ना, ये हमेशा आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इसमें एल्गी और फंगी का। एल्गी क्या करती है, खाना बनाती है, और फंगी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड योर लाइकेन। अगर हम पैरासाइट की बात करें, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कोई भी चीज़। तो यहाँ पे जो अमरवेल है वो क्या है, रेडीमेड फूड ले रही है, तो जिस प्लांट पे वो डिपेंडेंट है उस प्लांट को तो बोलेंगे होस्ट। लेकिन जो डिपेंडेंट है वो क्या है आपका, अमरवेल। किस पे डिपेंडेंट है, किसी भी होस्ट प्लांट पे। तो ये क्या हुई, अमरवेल आपकी पैरासाइट। ठीक है। ये जो पैरासिटिक होता है ना, आपके एनिमल्स वगैरह भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है। ये दूसरे प्लांट और एनिमल पे रहते हैं जिससे ये उनका अपना खाना वहाँ से ले सके। ठीक है। इसमें क्या होता है, वो खुद खाना नहीं बना पाता है तो दूसरे पे वो डिपेंडेंट होता है, और ना दूसरे को ना तो वो एडवांटेज देता है और ना ही वो दूसरे को कोई हार्म करता है। दिस इज़ योर पैरासाइट। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट आर स्टमक। जो स्टमक है उसके बारे में आपको इनकरेक्ट बताना है कि क्या गलत है। इट इज़ थिक बॉल बैग। जो स्टमक होता है वो एक आपका मोटा बैग होता है। इट इज़ शेप लाइक फ्लैटेंड एस, इसकी जो शेप होती है वो फ्लैट एस जैसी होती है। इट लाइज बिटवीन फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। स्टमक जो होता है ना वो आपके अपर एब्डोमेन, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है अपर एब्डोमेन, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। दूसरा, इसको कार्डिया और नॉन कार्डिया दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो उसको अभी के लिए छोड़ते हैं। स्टमक जो होता है उसमें ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, म्यूकस सेल्स होती हैं। तो ये क्या करता है, जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो HCl रिलीज करती है। HCl क्या होता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो जाए तो आपने सुना होगा हमको एसिडिटी हो जाती है। इसके केस में हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या करता है, बेस होता है, और जैसे ही एसिड के अगेंस्ट हम बेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर रिलीज हो जाता है। जो स्टमक होता है ना, ये आपकी जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। दूसरी चीज़, जो स्टमक होगा वो फूड पाइप को कहाँ से कनेक्ट कर देता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्यों, क्योंकि पहले आता है आपका फूड पाइप। फूड पाइप में स्फिंक्टर वॉल्व होता है, यहाँ से ये जाके कनेक्ट होगा कहाँ, स्टमक में, और स्टमक से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जाके कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो स्टमक में आपका HCl सिक्रीट होता है, म्यूकस सेल होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती है, जिससे कि जो HCl है उसकी वजह से पेट में अल्सर डिजीज ना हो। ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कई लोगों को पेट के छाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है, दिस इज ए थिक वॉल बैग, ये एक मोटा बैग होता है। इट्स शेप इज लाइक फ्लैटेंड एस, नहीं, इसकी जो शेप होती है वो जे शेप होती है, तो यहाँ पे वैसे ही गलत हो गया। इट लाइज बिटवीन फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। इट इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये गलत है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। इसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है। दूसरा, ये ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहता है। इसकी जो शेप होती है वो जे लाइक होती है। तो यहाँ पे गलत क्या हुआ आपका, बी और डी। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। जो नॉन मेटल हैं उनकी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई गई है। सोरोरस होती है और हार्ड होती हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होगा आपका, फॉस्फोरस क्या होती है, नॉन मेटल होती है। दूसरा, पोटेशियम क्या होता है आपका, नॉन मेटल होता है। मैक्सिमम जितनी भी आपकी गैसेज होती हैं ना, दे ऑल आर योर नॉन मेटल्स। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ध्वनिक और ठोस होती हैं, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी मेटल की। क्लियर। क्योंकि जितने भी आपकी सोडियम मेटल होता है, सोडियम मेटल और पोटेशियम फॉस्फोरस जो होती हैं ये बहुत
सॉफ्ट होती है। सोडियम एक इकलौता ऐसा मेटल है जिसको आप काट के, चाकू से काट के रख सकते हो। सोडियम मेटल जो होता है वो वाटर और ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है, इसलिए इसको हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जबकि जो फॉस्फोरस होता है ये वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता, इसलिए फॉस्फोरस को वाटर में रखा जाता है। फॉस्फोरस नॉन मेटल है जबकि सोडियम आपकी मेटल होती है। यहाँ पे है सोनरस और हार्ड। गोल्ड जो होता है वो आपका मेटल है, एयू। अगर एजी की बात करें यानी कि सिल्वर, अर्जेंटाइन, ये क्या होती है आपकी मेटल होती है। तो ये ध्वनिक, इनमें आवाज़ आती है। चांदी की पायल पहनते हैं तो वो सोनरस होती है। दूसरी ये बहुत हार्ड होते हैं, तो ये नॉन मेटल की नहीं, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। लस्ट्रस और मेलिएबल, पहली बात तो आपका जो गोल्ड होता है वो बहुत चमकीला होता है, ठीक है। अगर अधातु में आपसे कोई पूछे कि लस्ट्रस नॉन मेटल कौन सा है, दैट वुड बी योर आयोडीन, क्योंकि आयोडीन आपने देखा होगा नमक हमेशा चमकता है। तो नॉन मेटल जो होती है वो आयोडीन है जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करती है। मेलिएबल होता है आपका आघात वर्धनीय, यानी कि जब आप पतली पतली शीट्स बना लेते हो, आपने आयरन की शीट बनते देखी है, आपके आयरन की, लोहे की शीट्स बनती है ना, दरवाजे वगैरह बनाने में यूज़ होता है। औरम हो गया आपका, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर चूर हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये अधातु का गुण होता है। अगर आप यहाँ पे आयोडीन को ही लेंगे, आयोडीन का मान लीजिए आपने बहुत सारा ग्रुप में अगर आयोडीन प्रेजेंट है, तो जैसे ही आप उस पर एक हैमर मारेंगे वो तुरंत पाउडर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, नहीं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। मैं वापस बोल रही हूँ, सोडियम जो है वो एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इसको आप इजीली चाकू से काट के रख सकते हैं। इसको हमेशा केरोसिन या फिर मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है। अगर नॉन मेटल फॉस्फोरस की बात की जाए तो इसको हमेशा वाटर के अंदर रखा जाता है क्योंकि फॉस्फोरस कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप इसको एयर में खुला छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है और बर्स्ट हो जाएगा। एक नॉन मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर पे, एक नॉन मेटल बताइए जो चमकीली होती है। तो आयोडीन जो होती है वो एक सिंगल नॉन मेटल है जो क्या होती है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी को शो करती है। यहाँ पे अधातु का गुण क्या होगा कि ये हल्की हथौड़े की हल्की चोट से भी टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। दूसरा, जो अधातु होती है ना, ये कैसे ऑक्साइड बनाती है, इनके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा अम्लीय होते हैं। जबकि अगर मेटल जो है, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एसिड, बेस, न्यूट्रल और इंडिकेटर। मतलब कॉलम 1 जो है उसको कॉलम 2 के साथ मैच करना है कि कौन सा एसिड जो है वो एसिड है, यहाँ पे कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है और कौन इंडिकेटर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम एसिड की बात करें तो जो टेमेरिंड होता है ना, ये आपका क्या होता है, एक एसिड होता है, ठीक है। क्योंकि टेमेरिंड के अंदर क्या होगा आपका, टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेमेरिंड के अंदर क्या होता है आपका, टार्ट्रिक एसिड, याद रखिएगा। तो इसकी वजह से एसिड टेमेरिंड होता है। बेस की अगर बात करें तो बेस क्या होगा आपका, विंडो क्लीनर। जितने भी विंडो क्लीनर हैं आजकल जो घरों पे यूज़ होता है, विद दे ऑल कैरी बेसिस। न्यूट्रल की अगर बात करें तो वो होता है आपका पानी। इंडिकेटर की बात करें तो वो होता है आपका टर्मेरिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट का क्या होगा, बी। एसिड क्या है, टेमेरिन, क्यों, क्योंकि टार्ट्रिक एसिड है। सेकंड की बेस की अगर बात करें तो क्या होगा, विंडो क्लीनर, जो खिड़की के शीशे साफ करने में यूज में लेते हैं। न्यूट्रल क्या होता है, वाटर। और इंडिकेटर क्या होता है, टर्मेरिक। जो टर्मेरिक होता है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है। ये क्या करता है, एसिड के साथ और वाटर के साथ कोई भी कलर नहीं देता, यानी कि येलो कलर जो है वो इंटैक्ट रहेगा येलो कलर में, लेकिन बेस के साथ ये तुरंत कौन सा कलर देता है, ब्रिक रेड। और इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, घरों पे आपने बहुत बार देखा होगा, शर्ट पे या कुर्ते पे निशान लगता है हल्दी का, जैसे ही हम उसमें साबुन लगाते हैं वो तुरंत ब्रिक रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज योर बेस। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट अबाउट द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी रिएक्शन जो है जब हम कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके रिगार्डिंग वो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला देखिए, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। जो कलर होता है वो चेंज होता है कैसे, ग्रीन से ब्लू में। आयरन सल्फेट जो है वो प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन में बनता है। आयरन जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरा, ये केमिकल चेंज होता है। पहली बात तो जो रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है आपका CuSO4,
ठीक है। दूसरा, जब आप इसको हम आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पहला स्टेप याद रखिएगा, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा, ये केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। क्यों? क्योंकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद करके जानी होगी। आयरन जो होता है वो कॉपर के कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर को तो रिमूव कर देगा और खुद सल्फेट के साथ जाके बाइंड होके क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका फेरस सल्फेट। और यहीं पे बोला है कि जो आयरन सल्फेट होता है वो नया प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन में बनता है। बिल्कुल सही बात है, ये बन रहा है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में, तभी तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है। ये बात भी सही है। इट्स ए केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या था कॉपर सल्फेट, यहाँ क्या था आयरन, दोनों ने रिएक्ट करके क्या बना दिया, एक नया ही सब्सटेंस बना है, दैट इज योर आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट। द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू, नहीं, इसमें जो सोल्यूशन का कलर होता है वो ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे याद रखिएगा, जो ये रिएक्शन होती है CuSO4 प्लस Fe, ये क्या होती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब इसमें ऑक्सीडाइजेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। कैसे? यहाँ पे जो आयरन होता है ना वो SO4 के साथ जाके बाइंड हो गया, तो क्या बन गया, FeSO4, यानी कि यहाँ क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो जाके ऐड हो जाता है। और यहाँ पे जो कॉपर होता है वो क्या हुआ, रिड्यूस, क्योंकि कॉपर किसके साथ बाइंड अप था, ऑक्सीजन के साथ, लेकिन उसने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये रिएक्शन होती है ना, जैसे ही आप कॉपर मेटल जो है, ये कॉपर मेटल ये रिप्लेस होता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से, तो ये क्या करेगा, कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आयरन इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे ग्रे प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, ये ग्रे प्रेसिपिटेट क्या होता है आपका, आयरन। ठीक है, मतलब आयरन का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का। तो इसमें जो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है, डीप ब्लू कौन सा होगा आपका, कॉपर सल्फेट। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर की प्रेजेंस की वजह से हमेशा ब्लू कलर देता है। तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट में चेंज होगा, और आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पे अब अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्या डिफाइन करना चाह रही थी। तो वापस देख लेते हैं कि इनकरेक्ट कौन सा है, कलर जो है सॉल्यूशन का वो चेंज होता है ग्रीन से ब्लू में, नहीं, सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है ब्लू से ग्रीन में, क्योंकि कॉपर सल्फेट पहले नीले कलर का होता है, जैसे ही आयरन उसको रिप्लेस करेगा फेरस सल्फेट बनाएगा, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। और अगर सिंगल आयरन की बात करें तो वो कैसा होता है, ग्रे ब्राउन। आयरन सल्फेट प्रोडक्ट है जो इसमें रिएक्शन में बनता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बना है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो आयरन इसको रिमूव कर सकता है लेकिन कॉपर इसको रिमूव नहीं कर सकता। इट्स अ केमिकल चेंज, नया सब्सटेंस बना है। और दूसरा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, आयरन सल्फेट बन गया, अब आप वापस से इससे CuSO4 नहीं बना सकते। दूसरा, ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि आयरन का तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया, लेकिन कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन प्रॉपर्टी को शो करता है। तो यहाँ ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मिक्सड विद आयरन टू कन्वर्ट इट इनटू ए स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे बोला है कौन सी मेटल जो है उसको ऐड करते हो जिससे कि वो स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो क्रोमियम होता है ना और निकिल, इन दोनों को हम ऐड करते हैं आयरन में, जिससे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, क्रोमियम और निकिल, जिससे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल विच इज मिक्सड विद आयरन टू कन्वर्ट इट इनटू स्टेनलेस स्टील, तो वो क्या होगी आपकी, क्रोमियम। ठीक है, जिंक जो होता है ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में काम आता है। आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट में जो केमिकल इफेक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टील के अंदर हम क्या करते हैं, क्रोमियम को ऐड करते हैं, जिससे कि इसका ऑक्सीडेशन होने से बच जाए। ठीक है, जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टील जो होती है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती। सो आई जस्ट होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट लूमी सॉइल। जो लूमी सॉइल है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे गलत है। तो जो लूमी सॉइल होती है ना,
ये आपकी क्ले सॉइल जो है उससे थोड़ा कम अच्छी होती है, लेकिन जो सैंडी सॉइल है उससे ये काफ़ी अच्छी होती है। मतलब आपकी जो सैंडी सॉइल है उसके बाद आती है लोमी सॉइल और सबसे लास्ट में आती है आपकी क्ले सॉइल। तो सबसे अच्छी से सॉइल होती है क्ले, उसके बाद लोमी और सबसे लास्ट में होती है सैंडी। क्योंकि जो सैंडी सॉइल होती है इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। जो लोमी सॉइल होती है वो किसका मिक्सचर होता है, सैंड, क्ले और सिल्ट। यानी कि इसमें रेत भी होती है, चिकनी मिट्टी भी होती है और सिल्ट भी होती है। क्ले जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती है। तो जो लोमी सॉइल है उसकी प्रॉपर्टी अपने आप क्या हो जाएगी कि इसके अंदर क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। ठीक है, इट हैज़ ह्यूमस इन इट। ह्यूमस क्या होता है, सॉइल की जो अपर लेयर होती है ना उस पर क्या होता है, जैसे पत्तियाँ आ गई या फिर किचन वेस्ट या कोई भी मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो उसके ऊपर आके जमा हो जाता है। तो ये सॉइल जो होती है वो ह्यूमस रिच होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, लोमी सॉइल जो होती है उसमें सैंड भी होती है, क्ले भी होती है और सिल्ट भी होता है। ठीक है, इसके अंदर इक्वल पार्ट में सैंड जो होती है वो होगी और सिल्ट होता है। जो क्ले होती है वो थोड़ी कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन सैंड और सिल्ट जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दोनों मिलके एक ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको कंसिस्ट करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। अगर आपसे पूछे कि क्रॉप्स के लिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, दैट योर लूमी सॉइल। ये सबसे ज़्यादा प्लांट रूट जो होती है उसके कल्टीवेशन में हेल्प करती है। क्लियर। अब अगर आपसे कभी लूमी सॉइल की प्रॉपर्टी पूछे तो क्या होगा, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, मॉइस्चर होता है। सैंडी सॉइल जो है उसके कंपैरिजन में ह्यूमस रिच होती है। इसका ड्रेनेज जो होता है वो काफ़ी प्रॉपर होता है, पानी का इन्फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा, ये इजी होती है। ठीक है, ना तो ये बारिश के दिनों में सोगी होती है, मतलब वाटर लॉगिंग होती है इसमें, और ना ही ये समर में क्या होता है प्रॉपर तरीके से ड्राई होती है। इसलिए जो लूमी सोइल होती है उसको क्रॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट डजेंट होल्ड एयर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लूमी सोइल होती है उसके अंदर एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। द कॉलम 1 लिस्ट सम लिविंग बींग्स विद कॉलम 2 लिस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यानी कि यहाँ पे आपको एनिमल दिए हुए हैं, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉकरोच, तो कॉकरोच जो होता है ये हमेशा ट्रैकिया, ये याद रखिएगा, सीटेट सिंगल क्वेश्चन भी पूछा है कि जितने भी आपके कॉकरोच वगैरह होते हैं उनके अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन क्या होता है, दैट इज ट्रैकिया। अगर अर्थवर्म की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा आपका स्किन, जो अर्थवर्म होता है वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। अगर आपसे फ्रॉग पूछे तो फ्रॉग में क्या होता है आपका टेडपोल, जो टेडपोल होता है वो भी आपका स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है। फिश जो होती है वो गिल्स के थ्रू करती है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और जो लिजर्ड होती है वो आपकी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती है। ठीक है, कॉकरोच किसके थ्रू ब्रीथ करता है, ट्रैकिया। अर्थवर्म किसके थ्रू ब्रीथ करेगा, स्किन। फिश गिल्स के थ्रू, और लिजर्ड जो है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती है। अगर मैमल्स की पूछे तो मैमल्स जो होते हैं वो भी लंग्स की तरह ब्रीथ करते हैं। ठीक है, जो डॉल्फिन होती है वो भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती है, और आपकी जो ब्लू व्हेल होती है वो भी लंग्स से ही ब्रीदिंग करती है। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। हिंदी में देखें तो कॉकरोच या तिलचट्टा श्वास नली, ठीक है, केचुआ त्वचा, मछली क्लोम, छिपकली फुफ्फुस। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इस पर सबसे पहली स्टडी की थी आपकी विलियम हार्वे ने। ठीक है, इन्होंने आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिफाइन किया था। जो ह्यूमन हार्ट होता है दिस इज योर 4 चैम्बर्ड हार्ट। ऊपर वाले आर्टरिया होती है और नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। जो आर्टरी होती है उसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और जो वेन्स होती है उनका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। जो राइट एट्रियम होता है उसमें आपकी सबसे बड़ी वेन आती है जिसे हम बोलते हैं वेना कावा। तो वेना कावा जो होती है वो 2 होती है, एक होती है आपकी सुपीरियर वेना कावा और एक होती है आपकी इंफीरियर वेना कावा। तो जो सुपीरियर वेना कावा होगी वे एब्डोमेन से ऊपर का जो पोर्शन होता है बॉडी का उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाता है, और जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो बॉडी एब्डोमेन से नीचे वाला जो पोर्शन है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, राइट एट्रियम में लाती है। अगर वेन्स की बात करें तो वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक होती है आपकी पल्मोनरी वेन।
ये जो पल्मोनरी वेन होती है ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से? लंग्स से। और कहाँ लाती है? हार्ट तक। हार्ट से जो आपकी आर्टरीज होती है वो पूरी बॉडी में उसको सप्लाई करती हैं। फिर यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी का मेन काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लाना। उसके बाद जो आउटा होती है, आउटा क्या होती है? आपकी सबसे बड़ी आर्टरी होती है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में। इसका मेन काम होता है जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसको वापस से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। दूसरी चीज़, अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन आपसे पूछा जाए तो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है लंग्स में, और अगर फिल्ट्रेशन आपसे पूछा जाए तो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है आपका किडनी में। तो यहाँ पे है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको बताना है जो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है। वेन्स कैरी CO2 रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, ये भी बिल्कुल सही है कि जो वेन्स होती हैं उनका मेन काम होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक वापस लेके आना, ठीक है। ब्लड फ्लो इज़ रैपिड, जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत तेज़ होता है, बहुत हाई प्रेशर पे होता है, इसलिए जो वेन्स होती हैं उनकी थिक इलास्टिक वॉल होती है। ये यहाँ गलत है। ये सही है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत तेज़ होता है, बहुत प्रेशर पे भी होता है, लेकिन वेन्स नहीं होता है। जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो मोटी और कैसी होती है? इलास्टिक होती है, ठीक है। वाल प्रेजेंट इन आर्टरीज, नहीं, जो वाल प्रेजेंट होते हैं वो वेन्स में होते हैं जिनका मेन काम होता है ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना। ये यहाँ पे आपका आर्टरी है, ये मान लीजिए यहाँ पे वेन्स हैं। यहाँ आपके कपाट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ होता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व। हिंदी में बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट, और यहाँ होता है द्विवलनीय कपाट। अगर यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। जो आर्टरीज होती हैं इनकी वॉल थिक होती है क्योंकि ये क्या करती है? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करती हैं, और यहाँ से जो पंपिंग होती है वो बहुत तेज प्रेशर के साथ होती है। जबकि वेन्स जो होती हैं उनका काम होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको बॉडी से वापस हार्ट तक लेकर आना, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और मिनरल्स का जो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है? प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि संवहनी ऊतक। एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। जाइलम जो होता है ना वो क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। इसका फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ये रूट जो होती है, हमने पेड़ को पानी दिया, ये क्या करेगा? यहाँ से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और जो भी इसको रिक्वायर्ड है पानी वगैरह वो सब यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। जाइलम टिश्यू जो है वो स्टेम से इसको पत्तियों तक लेके जाएंगे। जो फ्लोएम होता है, जब पत्तियाँ खाना बना देती हैं तो ये क्या करता है? खाना वापस से स्टेम के थ्रू रूट्स तक आता है। तो फ्लोएम जो होता है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। अब यहाँ पे पूछा है कि पानी के ट्रांसपोर्ट और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में प्लांट्स में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, बिल्कुल सही बात है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाइप जैसी वेसल्स होती हैं, ठीक है, नलिकाएं होती हैं जिनसे वाटर और न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल से ट्रांसपोर्ट होता है। उन नलिकाओं को क्या बोलते हैं हम? जाइलम ट्यूब, ठीक है। दूसरा है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, नहीं, अभी बताया है कि जो फ्लोएम होता है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ऐसे याद रखिएगा, फ्लोएम हिंदी में जब लिखेंगे तो ये फूड से रिलेटेड होगा। फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, नहीं, जो खाना होता है फूड वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू प्लांट के सभी पार्ट्स में। फोटोसिंथेसिस जनरेट्स एनर्जी विच हेल्प इन पुलिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एनर्जी तो जनरेट करता है लेकिन वो वाटर को पुल करने में हेल्प नहीं करता है, वो फूड जो है उसको पुल करने में हेल्प करता है फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखी हुई है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एनर्जी जनरेट होगी क्योंकि खाना बनेगा,
जो कि खाने को क्या करता है, पुश करता है लीफ से अलग अलग प्लांट के पार्ट्स तक। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है उसमें होता है 6 CO2 मॉलिक्यूल्स प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये H न्यू यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो आपका ग्लूकोज होता है ये प्लांट्स में किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च, और ह्यूमन बॉडी में कहाँ जाके स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो यहाँ क्या होगा आपका, केवल एक जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है इसका मतलब होता है कि एक ही आपके फ्लावर जो है उसमें मेल गैमीट भी होगा और उसी में ही आपकी फीमेल गैमीट भी प्रेजेंट होती है। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो कौन सा होगा आपका, रोज। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की आपसे बात करी जाए तो कॉर्न जो होता है, मक्का, ये आपका यूनिसेक्सुअल होता है, कुकुम्बर आपका यूनिसेक्सुअल होता है, पपाया आपका यूनिसेक्सुअल होता है, एक होता है आपका पंपकिन, दिस इज ऑल्सो यूनिसेक्सुअल, और एक होता है आपका करेला जिसे हम बोलते हैं बिटर गॉड। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये एनसीईआरटी में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, कॉर्न, कुकुम्बर, पपाया, पंपकिन और करेला। और जो रोज होता है वो आपका बाइसेक्सुअल है। अगर आपसे मिर्च की बात की जाए वो बाइसेक्सुअल होती है। अगर आपसे अनियन पूछा जाए वो बाइसेक्सुअल होता है। टमाटो बाइसेक्सुअल होता है, सॉरी अनियन नहीं होता, टमाटो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, चिली हो गई, ब्रिंजल, ब्रिंजल जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। ये सारे क्या होते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। इनमें क्या होगा, मेल और गैमीट एक ही फूल में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं यानी कि जो फ्लावर होती है उसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो होता है मेल गैमीट, जो मेल गैमीट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमेन, और जो फीमेल गैमीट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। तो जो स्टेमेन होता है उसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होती है, ऊपर एंथर कोश होता है, मतलब एंथर सैक होता है जिसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर पिस्टिल की आपसे बात की जाए तो इसमें क्या होता है, आपका ऊपर की तरफ स्टिग्मा होती है। ठीक है, जहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स आके अटैच होते हैं। स्टिग्मा से एक स्टाइल जाती है। ठीक है, ये एक लंबी नली लाइक स्ट्रक्चर होती है। नीचे आपकी ओवरी होती है, उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और नीचे एक प्लेसेंटा होता है। जो ओव्यूल्स होते हैं ना ये तो आगे चल के सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी होती है वो आगे चल के फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होगा, रोज। बाकी कॉर्न, कुकुम्बर, पपाया, पंपकिन और करेला क्या होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इनमें या तो पिस्टिल होगा या फिर इनके अंदर स्टेमन प्रेजेंट होता है। So the option 4 will be correct. A simple pendulum completes 40 oscillations in 64 second. यानी कि जो सिंपल ऑसिलेशन है, पेंडुलम जो है वो क्या करता है, कंप्लीट करता है 40 ऑसिलेशन, कितने, 64 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। ठीक है, पेंडुलम जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो चीज़ याद रखिएगा। पेंडुलम को जब आप बिल्कुल फ्री हैंडल लटकाते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे पीक पे होती है। जब आप पेंडुलम को यहाँ तक लेके जाते हो तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, पेंडुलम जो होता है इसका ऑसिलेशन क्या होगा, जैसे ये इसकी ओरिजिनल स्टेट है, यहाँ पे ये ऐसे लटका हुआ है। ठीक है, अब इस पेंडुलम को मैं यहाँ तक लेके गई। ठीक है, यहाँ से ये वापस यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा और वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो आता है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, आपका एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, दिस इज योर वन ऑसिलेशन। अब इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में टाइम कितना ले रहा है, वो है आपका 64 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपसे पूछा है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो कितना है। तो यहाँ इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज़ योर 1.6 सेकेंड। क्यों होगा, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है आपका ऑसिलेशन अपॉन टाइम। ठीक है, ऑसिलेशन क्या होता है, पेंडुलम को आप यहाँ तक एक्सट्रीम लिमिट तक लेके जाते हो, वापस ओरिजिनल शेप में आता है, फिर यहाँ तक जाता है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका लोलक का कंप्लीट पीरियड। अब लोलक जो है वो 64 सेकेंड में ऐसे 40 बार ऐसे ऐसे करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम जो होता है टाइम अपॉन ऑसिलेशन, तो टाइम कितना है आपका 64, ऑसिलेशंस कितने हैं 40, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.6 सेकेंड। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तो होता आपका ऑसिलेशन अपॉन टाइम। ये फॉर्मूलेज आप याद रखिएगा। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो होता है आपका ऑसिलेशन अपॉन टाइम, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि टाइम पीरियड कितना होगा तो टाइम पीरियड के अंदर हम क्या करते हैं,
टाइम पीरियड के अंदर हम करेंगे। जो आपका टाइम दिया हुआ है सेकंड, उसको ऊपर लिखेंगे और जो ऑसिलेशन होता है उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। व्हाट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक वायर के थ्रू पास किया जाता है तो वायर जो है वो हीटेड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेज यूजेज दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उस पर जो टोस्टर है वो इस प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से अप्लाई करता है। कैसे? हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं, केमिकल इफेक्ट पढ़ते हैं और हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो इलेक्ट्रिसिटी देने में क्या होगा, आपका वो जो वायर है वो क्या होगा, हीट अप होगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होंगे, आयंस जो है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं करते, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठे होने से कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे हीट जनरेट करती है। तो यहाँ पे कौन सा अप्लायंस है, रेफ्रिजरेटर में हीटिंग इफेक्ट होता है, नहीं होता। वैक्यूम क्लीनर में हीटिंग होती है, नहीं होती। वाटर पंप में हीटिंग होती है, नहीं होती। लेकिन जो टोस्टर होता है उसके अंदर क्या होती है, प्रॉपर तरीके से हीटिंग होती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए कोई कॉपर का वायर लिया आपने, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो ये तार क्या होगा, गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं और कई जगह इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक लीनियर वे में फ्लो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे वहाँ पे हीट जनरेट होगी। तो कौन सा यंत्र इस गुण का उपयोग करता है, केवल टोस्टर है जिसमें हीट जनरेट होती है। अब है आपका कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव लेंस में, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो प्रॉपर्टी शो करता है कॉनकेव मिरर की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, एक होता है आपका प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है उसकी इमेज होती है वर्चुअल, इरेक्ट और बिल्कुल इक्वल। जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की क्या बनती है, इमेज बनती है। अब अगर यहाँ देखें कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। जो गाड़ी के साइड मिरर्स होते हैं उनमें आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है, वर्चुअल, सीधा दिखाई देता है और बहुत दूर तक की गाड़ियों को हम देख सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी कैसी होती है, कॉन्वेक्स लेंस जैसी। अब यहाँ पे पूछा है कि कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज़ करते हैं, साइड मिरर इन व्हीकल्स, डेंटिस्ट मिरर, मैग्नीफाइंग लेंस और फ्लैश लाइट। तो अभी मैंने बताया इसको कहाँ यूज़ किया जाएगा, आपका साइड मिरर इन व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज के कारण हम इसको यूज़ करते हैं, जिससे हम दूर तक के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर ये है तो कॉनकेव लेंस जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि ये भी कॉन्वेक्स मिरर जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी होगी आपकी फ्लैश लाइट। जो फ्लैश लाइट होती है उसमें क्या करते हैं हम, जितनी भी रेज होती है ना उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, यानी कि ये कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी जो है उस पर काम करता है। जब फ्लैश लाइट आप डाइवर्जेंट जो फोकस होता है, डाइवर्जेंट जो प्रॉपर्टी होती है उस पर काम करता है। जब आप फ्लैश लाइट मारते हो तो आपने देखा होगा ये बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, जो गाड़ी की हेडलाइट वगैरह होती है उसको आप देखिएगा बहुत दूर तक लाइट जो है वो डिस्पर्स होती है। तो उसमें क्या होगा, कॉनकेव लेंस में आप बहुत दूर तक का एरिया कवर कर पाते हो। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका मेन फीचर क्या होगा, जो डेंटिस्ट मिरर होता है, जो दांत वाला जो डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट मिरर, वो क्या करते हैं, उस पर कन्वर्जेंट होता है, यानी कि रेडिएशन जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को क्या है, बहुत फोकस्ड होकर उस चीज़ को देखना पड़ता है और चीज़ जो है वो बहुत जूम होकर दिखती है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा कर देता है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्कोप में देखते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप पे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा साइज का हमको दिखने लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। अगर हिंदी में देखें, जो उत्तल दर्पण होता है वो कहाँ लगा रहता है, बाहरों में पार्श्व दर्शन, यानी कि जो साइड मिरर्स होते हैं वहाँ पे। अवतल दर्पण जो होता है वो दंत चिकित्सक का दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तो कन्वर्जेंट लाइट जो है वो एक जगह इकट्ठी होनी चाहिए, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत जूम तरीके से दिखाई दे। जो उत्तल लेंस होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस का मतलब होता है जब आप इलेक्ट्रोस्कोप में किसी भी सेल को देखते हो या बहुत माइन्यूट कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो तो बहुत बड़ा हमको दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैग्नीफाइंग लेंस
होता है। और अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो ये क्या होता है आपका फ्लैश लाइट। जो फ्लैश लाइट होती है उसमें क्या होता है, सारे रेडिएशंस एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सॉरी सारे रेडिएशन जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दूर तक का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, बॉडी जो होती है उसको उसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। तो एक तो होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं आपके, जो आपके मैग्नेटिक फोर्स होता है, दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट। क्यों, क्योंकि दूर से ही जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दूसरी बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेट जो होती है वो दूर से ही आयरन को अट्रैक्ट करती है ना, तो मैग्नेट को हम पास लेके तो नहीं आते। जैसे ही आयरन और मैग्नेट थोड़ा सा पास आते हैं तो वो दूर से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। आपने कई बार देखा होगा बचपन में हम कंघी से छोटे छोटे कागज के पार्टिकल्स को पकड़ते थे। क्यों, क्योंकि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है वो या तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को या फिर अपोजिट चार्ज ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, चार्ज को अट्रैक्शन पावर शो करता है, ठीक है। यानी कि फ्रिक्शन जब करते हैं हम तो उसमें क्या होता है, बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मेनली या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होता है, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से एक दूसरे की तरफ पास में आते हैं। और इसमें क्या होता है, स्टेशनरी चार्ज होता है। कोई भी चार्ज जो है वो स्टेशनरी स्टेज में रखा रहता है, तब भी हम उसमें चार्ज जनरेट कर देते हैं। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेज का हमको एग्जांपल बहुत अच्छे से देखना हो तो आपने प्लास्टिक रैप देखा होगा। घर पे प्लास्टिक रैप आता है जो बहुत थिन प्लास्टिक रैप होता है। आप उसको देखना, जब हाथ में उसको पकड़ते हो, जब हाथ से आप उसको हटाते हो तो उस पर चार्जिंग होने लगती है। वो क्या आपके हाथ से ही चिपकने लगता है। जब हम स्केल जो है उसको तेल लगे बालों में रगड़ते थे और छोटे छोटे कागज के पार्टिकल्स को उससे अट्रैक्ट करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट दूर होते हैं, बिल्कुल पास नहीं आते, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तीनों ही क्या है, आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। जबकि जो आपका मस्कुलर फोर्स होता है, दिस इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। मस्कुलर फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि आप दीवार पे जब धक्का देते हो तो इसमें क्या होता है, आपका फोर्स लगता है, ठीक है। दिस इज योर मस्कुलर फोर्स। और एक होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसमें हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, दे ऑल आर योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्रिक्शन फोर्स इज अनडिजायरेबल। कहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं होता, मतलब कहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत नहीं है। राइटिंग विद पेन और पेंसिल, होल्डिंग ऑन अर्थन पॉट, वॉकिंग ऑन ए रोड, ऑपरेशन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन। यानी कि पेन या पेंसिल से जब आप लिखते हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर होता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो पेंसिल जो है या पेन जो है वो आपके हाथ से गिर जाएगा और आप लिख ही नहीं पाओगे। होल्डिंग ऑन अर्थन पॉट, अगर कुल्हड़ या ग्लास या मग कुछ भी आपके हाथ में, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप होल्ड करके रख पा रहे हो तो वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो आप किसी भी कुल्हड़ या पॉट को हाथ में पकड़ के नहीं रख सकते, वो नीचे गिर जाएगा। वॉकिंग ऑन रोड, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप रोड पे चल ही नहीं पाओगे, इसीलिए आपने देखा होगा जो स्लोपी रोड होती है उसमें क्या होता है, चलने में दिक्कत आती है। ऑपरेशन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन, अगर मशीन में हम फ्रिक्शन फोर्स को यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अवांछनीय है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो वो चलेगा। क्यों, क्योंकि पार्ट्स के जो होते हैं मशीन के वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से धीरे धीरे घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हमको उनकी ऑयलिंग और ग्रीजिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट प्रेशर, जो प्रेशर है उसके बारे में गलत क्या है। स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन ए सरफेस फॉर द फोर्स। प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं P इज इक्वल टू F अपॉन A। एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, फोर्स जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इनकरेक्ट बताना है तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा, सेम फोर्स के लिए सेम सरफेस पे, तो ये तो बिल्कुल सही है।
लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी कंटेनर में कोई भी लिक्विड भरते हो तो वो क्या करता है, वॉल्स पे एक प्रेशर को लगाता है। एयर एक्सर्ट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अस, बिल्कुल सही बात है। जो एयर होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में जो भी एयर है उसके थ्रू एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। लिक्विड जो है वो भी कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाता है। आप पानी की बोतल भरते हो, ऑयल कैन होती है, ये सब क्या करती हैं, अपने अपने कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाती हैं। वी डोंट फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट इज़ नेग्लिजिबल इन क्वांटिटी, ये यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील नहीं कर पाते, क्योंकि ये नेग्लिजिबल नहीं है क्वांटिटी में। ये बहुत सही प्रेशर होता है, मतलब इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि जितना प्रेशर बाहर और लगता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हमारी बॉडी पे प्रेशर लगाता है, हमारी बॉडी भी जो है उतना ही प्रेशर अंदर से उसको रिलीज करती है। तो दोनों प्रेशर जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आके क्या होता है, नलीफाई हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अगर हमारी बॉडी पे लगता जाएगा तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, आपका धीरे धीरे बॉडी जो है वो पिचक जानी चाहिए फिर तो। ठीक है, अगर ऐसे हो कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है तो उस केस में तो हमारी बॉडी पिचक जानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अंदर से भी सेम प्रेशर बाहर की तरफ लगाते हैं, इसलिए हम प्रेशर को फील नहीं कर पाते। ठीक है, यही रीज़न है, ये नेग्लिजिबल नहीं होता है क्वांटिटी में, क्योंकि जो हमारी बॉडी का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक जो बाहर प्रेशर है उसके बिल्कुल इक्वल होता है। तो ये दोनों ही फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। ठीक है, सो आवर इंटरनल प्रेशर इज टोटली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज योर इंटरनल प्रेशर टोटल इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन 4 विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट साउंड। जो साउंड है उसके बारे में क्या गलत है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है कि जब जैसे थाली होती है, स्टील की कोई थाली है या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको ज़मीन पे जोर से पटकते हो तो उस केस में क्या होगा, सारे जो पार्टिकल होते हैं उस ऑब्जेक्ट के वो आपस में एक दूसरे से जिगजैग मोशन में टकराते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड होती है वो जनरेट होती है। यहाँ पे पूछा है करेक्ट। ठीक है, साउंड डजेंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो साउंड होती है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल करती है, लेकिन इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। लाइट होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए लाइट जो है वो आपकी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जबकि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ह्यूमंस जो होते हैं उनमें जो वोकल कॉर्ड है उसका वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, लेराइंक्स बॉक्स होता है। ये लेराइंक्स बॉक्स होता है जिसकी वजह से हम कुछ भी चीज़ जो है उसको बोल पाते हैं। अगर ये वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन ना हो तो हम जो भी बोलते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। जो प्लांटेशन होता है रोड साइड, हम जो भी पेड़ लगाते हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन को कम करता है। बीच में जो है एक स्कीम भी चली थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जो रोड साइड है सबसे ज़्यादा अगर आप नीम का पेड़ लगाते हो, मैंजीफेरा इंडिका पेड़ अगर आप लगाते हो तो ये नीम का पेड़ क्या करता है, साउंड जो है उसको सप्रेस कर देता है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो ए सही है, सी सही है और डी सही है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। ध्वनि के संदर्भ में क्या सही है, ध्वनि कंपन करती वस्तु से उत्पन्न होता है। अगर सारे पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट नहीं होंगे तो साउंड डेवलप नहीं होगा। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, गलत है, क्योंकि ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी थंडरबोल्ट होता है यानी कि थंडरिंग होती है तो लाइट जो है वो हमको पहले दिख जाती है, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और जो साउंड होती है वो क्या होती है, बाद में आती है। मानव में वाक तंतुओं का कंपन ध्वनि उत्पन्न करता है। जो भी हमारे लैरिंक्स बॉक्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, लैरिंक्स फाइबर होते हैं जिनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड जनरेट होती है। सड़क के किनारे अगर पौधारोपण किया जाए तो ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसमें नीम का पेड़। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द चार्जेस। जो चार्जेस हैं उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे गलत है। सबसे पहली चीज़ जो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है कि स्टैटिक चार्ज जो होता है वो रबिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, जब आप स्केल जो होता है उसको क्या करते हो, रब करते हो, तो रब करने से क्या होता है, जो
छोटे छोटे से कागज़ के टुकड़े हैं वो क्या होता है स्केल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि रबिंग से क्या होता है कोई भी एक नॉन चार्जेबल ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर एक चार्ज जनरेट हो जाता है। मान लीजिए स्केल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो ये क्या करता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। दिस इज़ योर स्टैटिक चार्ज, जब कोई भी चार्ज जो है वो आपका स्थिर पोजीशन में होता है। एन इलेक्ट्रोस्कोप कैन डिटेक्ट वेदर ए बॉडी इज चार्ज और नॉट। एक इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो ये देख सकता है कि बॉडी जो है वो चार्ज है या नहीं है। कैसे? एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है जिसकी वजह से हम जो है ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें ये नहीं मालूम कर पाएंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, बस जो इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रेजेंस है उसको सिर्फ मालूम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक जो कुछ इलेक्ट्रोस्कोप होते हैं वो ऐसे होते हैं जो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चार्ज की प्रेजेंस को डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर आपसे इलेक्ट्रोस्कोप का भी पूछा जाए तो इस इलेक्ट्रोस्कोप का नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसका मेन काम होता है जिसमें हम चार्ज की प्रेजेंस जो है बॉडी में सिर्फ उसको मालूम कर पाते हैं। ये नहीं बता पाएगा कि प्लस चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, बस ये इतना बता देता है कि बॉडी के ऊपर चार्ज है। जो सेम चार्ज होता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। अब ग्लास रॉड जो होती है वो नेगेटिव चार्ज होने लगती है जब इसे सिल्क के साथ रब किया जाता है। ये यहाँ पे क्या है गलत है, क्योंकि जो ग्लास रॉड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है जब उसको सिल्क के साथ रब किया जाता है, क्योंकि जो ग्लास रॉड होती है वो क्या करती है धीरे धीरे चार्ज को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि ग्लास रॉड है उसको आपने सिल्क से रब किया तो ये क्या करता है ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे आपके सिल्क के पास, तो सिल्क जो है वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल गलत होगा। वापस देखते हैं, रगड़ने से स्थैतिक आवेश उत्पन्न होता है। आपने क्या किया छोटे छोटे कागज के पार्टिकल्स लिए उनको रगड़ा, किससे बाल में तेल लगा रहता है स्केल वहां पे घुमाया, उससे आपने कागज को अट्रैक्ट किया। तो जो आपके कागज रखे थे वो बिल्कुल न्यूट्रल थे, उनके ऊपर हमने चार्ज को जनरेट कर दिया। इलेक्ट्रोस्कोप यह पहचान पाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है वो आपको सिर्फ ये बताने में मदद कर सकता है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं वो चार्ज है या अनचार्ज है। वो ये नहीं बताएगा कि प्लस चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, बस ये बताने में हेल्प करता है दिस इज चार्ज और अनचार्ज। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो पॉजिटिव है वो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। जब आप रेशम से रगड़ते हो कांच की छड़ को तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती है जो कहाँ जाते हैं रेशम के ऊपर। और सिल्क जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि कांच की छड़ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स मेटल्स इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यानी कि यहाँ पे पूछा है आपसे मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है उसका सही आपको क्रम बताना है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि एल्यूमिनियम जो है उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, जिंक जो है, फिर उसके बाद आयरन और फिर कॉपर। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्टिविटी होती है मेटल की ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है कि कोई भी मेटल जो है वो अपनी आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को कितना जल्दी रिलीज कर सकती है। जो मेटल जितना जल्दी अपने आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देती है, निकाल देती है, वो क्या करती है उतनी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। ठीक है, हाउ फास्ट द रिएक्शन अकर, ये इसी चीज़ के ऊपर आपका बेस्ड होता है। जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन खोएगी वो उतना फास्ट रिएक्ट करती है, और रिएक्शन की स्पीड जितनी जल्दी होगी वो उतना ज़्यादा विगरस होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है एल्यूमिनियम है, इसकी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके 13। तो ये क्या करता है आउटर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, फिर जिंक होती है आपकी, फिर आयरन होता है और फिर कॉपर होता है। सो आई जस्ट होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। तो यहाँ एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है यहाँ पे आपसे, यानी कि घटता क्रम, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम जो होता है उसमें क्या होगा सबसे पहले जो हाईली रिएक्टिव है एल्यूमिनियम बहुत जल्दी लूज करता है, जिंक लूज करेगा, फेरस लूज करेगा और कॉपर जो है वो लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ Al+3 Zn+2, इस तरीके से आप रिएक्टिविटी को मालूम कर सकते हैं।
ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक नॉलेज। जो वैज्ञानिक होते हैं और वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। साइंटिस्ट यूज द वन साइंटिफिक मेथड टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो केवल एक साइंटिफिक मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं, दे यूज मल्टीपल साइंटिफिक मेथड टू डिस्कवर द न्यू नॉलेज। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव, बिल्कुल सही बात है कि जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है बहुत टेंटेटिव होता है, यानी कि अनंतिम है, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो। साइंटिफिक नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही है कि जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो कैसी होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव होती है। साइंटिफिक नॉलेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी, बिल्कुल पॉजिटिव है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो समाज से प्रभावित होती है। तो ये नेचर ऑफ साइंस है कि ये टेंटेटिव होती है, स्केप्टिविज्म को शो करती है, संदेहवाद, ऑब्जेक्टिव होती है। दूसरा, ये सोसाइटी के द्वारा जो है साइंटिफिक नॉलेज वो इन्फ्लुएंस होती है। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 गलत है कि वैज्ञानिक नए ज्ञान की खोज के लिए एक नियत वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। What should be the purpose of science education of elementary school level? जो एलिमेंट्री स्कूल लेवल है उस पर साइंस की एजुकेशन का पर्पस जो है वो क्या होना चाहिए। तो टू बिकम ए साइंटिफिकली लिटरेट सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, समाज का वैज्ञानिक तौर पर साक्षर नागरिक बनना। टू एक्वायर स्किल सेट टू सो दैट ऑल चिल्ड्रन बिकम टेक्नोलॉजिस्ट इन दियर लेटर लाइफ, नहीं, हमें ऐसी स्किल्स को अर्जित करना नहीं होता है कि भविष्य में सारे ही बच्चे जो हैं वो क्या बन जाएं, टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएं। हर बच्चा टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। तथ्य और नियम को जानना जिससे सभी बच्चे भविष्य में वैज्ञानिक बन सके, नहीं, ना ही हमको फैक्ट्स जानने हैं और ना ही प्रिंसिपल जानने हैं कि हर बच्चा आगे चल के साइंटिस्ट बन जाए। विज्ञान के तथ्य, नियम और सिद्धांत के विषय में जानना, याद करना और सीखना। याद करना क्या है, यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ क्या पूछा है, प्राथमिक विद्यालय, यानी कि आपका कौन सा हुआ, 1 to 8 क्लास के बच्चे, पहली क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों के विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि समाज का वैज्ञानिक तौर पर साक्षर नागरिक बनना। बच्चे को आप इतना लिटरेट कर दें साइंटिफिकली कि वो क्या करे, समाज की जो नीड है उनको अच्छे से समझ सके और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। वाइल परफॉर्मिंग ए डेमो इन साइंस क्लासरूम, विज्ञान की कक्षा में प्रयोग प्रदर्शित करते हुए इस साइंस टीचर कीप्स ऑन आस्किंग दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। विज्ञान की टीचर लगातार पूछती है अब आगे क्या होगा। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ आस्किंग सच क्वेश्चन ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो के दौरान ऐसे पूछे जाने प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट, टू असेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, टू सस्टेन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या होता है, कक्षा में विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए टीचर क्या करती है, बार बार ये क्वेश्चन पूछ रही है। संकल्पना के संदर्भ में विद्यार्थी का ज्ञान समझने के लिए वो क्वेश्चंस भी पूछ सकती है, वो बच्चों से डेमो करवा सकती है। संकल्पना की समझ पर विद्यार्थी का आकलन करना, नहीं, डेमो देते वक्त वो जब ऑब्जर्व अगर कर रही होती बच्चों को तो वो बच्चों का आकलन करती। मौन अनुशासन बनाए रखना, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बच्चे के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए डेमो देते वक्त वो बार बार पूछती है कि अब आगे यहाँ पे क्या होगा, जिससे बच्चे जो हैं चाहे उल्टा सीधा आंसर करें लेकिन बट दे विल रिस्पॉन्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस करिकुलम, जो विज्ञान का करिकुलम है उसका मेन फीचर क्या है। डी कॉन्टेक्सचुअलाइज कंटेंट इन साइंस टेक्स्ट बुक, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, कंटेंट लोडेड टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस, टर्म एंड समेटिव एजुकेशन, एग्जामिनेशन ओनली फॉर असेसमेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर पूछा है किसका, विज्ञान की पाठ्यचर्या का। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, जहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों से एक्टिविटी करा के टीचिंग कराती है, यानी कि बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटी करता है, खुद से काम करके किसी भी चीज़ का ज्ञान का निर्माण करता है। पाठ्य पुस्तक में सामग्री को विप्रसंगाधीन करना, मतलब बेसिकली साइंस की जो बुक होती है उसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसके जो कंटेक्स्ट है या जो भी उसमें लिखा हुआ है उसके पहलू को 1000 तरीके से सोचना। विज्ञान की सामग्री से लदी पाठ्य पुस्तकें, नहीं, ये विज्ञान पाठ्यचर्या की विशेषता नहीं है। केवल आकलन के लिए सत्र अंतर योगात्मक परीक्षा, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं केवल समेटिव असेसमेंट किया जाए, लेकिन जहाँ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है ये विज्ञान की पाठ्यचर्या की एक मुख्य विशेषता है। साइंटिस्ट यूज ए वेराइटी ऑफ मेथड्स टू अप्रोच एनी इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल सही बात है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी भी खोज या जांच के लिए विभिन्न प्रक्रम का उपयोग करते हैं, उनकी कोई एक अप्रोच नहीं होती। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है साइंटिफिक नॉलेज का वो लीनियर होता है और हिरार्कियल होता है ऑब्जर्वेशन से नियम तक।
यहाँ पे ये बात तो सही है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ मेथड्स को यूज़ करते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन की अप्रोच के लिए। लेकिन जो साइंटिफिक नॉलेज का विकास होता है, यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान का जो विकास होता है, वो ऑब्जर्वेशन, जो भी आप सामने होते हुए दिख रहे हो उसको कॉपी में लिखना, प्रेक्षण से नियमों तक, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो है उससे नियम, ऑब्जर्वेशन को जब आप बार बार टेस्ट करते हो देन दे बिकम लॉ। एक रेखीय और श्रेणीबद्ध रूप में होता है नहीं, जो वैज्ञानिक ज्ञान का विकास होता है वो कैसा होता है, हमेशा स्पाइरल। ठीक है, चीज़ें जो होती है वो हमेशा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइंटिफिक लिटरेसी। जो साइंटिफिक लिटरेसी होती है यानी कि वैज्ञानिक साक्षरता के संदर्भ में क्या गलत है। द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल डिसीजन मेकिंग। वैज्ञानिक जो संप्रत्य है और प्रक्रम का ज्ञान और समझ व्यक्तिगत निर्णय के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। जब आप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की समझ रखते हो और उनका ज्ञान रखते हो तो इसमें क्या होता है, आप पर्सनल डिसीजन ले पाते हो कि कोई भी चीज़ हमें कैसे एग्जीक्यूट करनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इंप्रूव पार्टिसिपेशन इन सिविक एंड कल्चरल अफेयर ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है कि वैज्ञानिक संप्रत्य की समझ समाज के नागरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी को बेहतर बनाती है। यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज हेल्प्स इन बिल्डिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी। जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसका उपयोग समाज की आर्थिक संपन्नता के निर्माण में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। हमने धीरे धीरे कितनी चीज़ें डेवलप कर ली, तो ये सब क्या करती है, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करती हैं। मोर साइंटिफिकली लिटरेट सोसाइटी डिक्रीजेज द नीड ऑफ साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट इन द सोसाइटी। अति वैज्ञानिक रूप से साक्षर समाज वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक वित्त की समाज में आवश्यकता को कम करता है, नहीं। अगर आप साइंटिफिकली लिटरेट सोसाइटी जो होती है, यानी कि मान लीजिए आपने बच्चे को वैज्ञानिक साक्षरता दी तो वो डिक्रीज कर देगी साइंटिस्ट की नीड को, टेक्नोलॉजिस्ट की नीड को सोसाइटी में, नहीं, वो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है साइंटिस्ट की नीड को और जो समाज है उसमें टेक्नोलॉजीज की नीड को। हम धीरे धीरे कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर गए हैं, पहले वैक्यूम कंप्यूटर आता था, फिर चिप वाले कंप्यूटर आते थे, अब धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। सो द ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। कैन यू फिगर आउट ए वे टू मेजर द हाइट ऑफ ए ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली इंडिकेट द नेचर ऑफ द साइंस। क्या आप एक वृक्ष की ऊंचाई मापने का मार्ग निकाल सकते हैं। कौन सा विकल्प इस प्रश्न के प्रकार को सही इंगित करता है। ध्यान केंद्रित, समस्या रखने का प्रश्न, मापन और अभिकलन, तुलनात्मक और विपर्यासी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इज योर प्रॉब्लम पोजिंग क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है उसको मतलब जनरेट किया गया है टीचर के द्वारा। कैन यू फिगर आउट ए वे, क्या आप एक रास्ता निकाल सकते हैं पेड़ की हाइट को मापने का। तो यहाँ पे बच्चा अटेंड मतलब फोकस्ड होके क्वेश्चन नहीं सुन रहा है कि भाई वो बिल्कुल अटेंटिव और फोकस्ड होके क्वेश्चन सुन रहा है, नहीं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जो है उसको जनरेट किया गया है और अब बच्चे को उसका क्या करना है, आंसर मालूम करना है। ना यहाँ पे हम कुछ मेजर कर रहे हैं, ना यहाँ पे हम कुछ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये गलत होगा, ये गलत होगा, लेकिन यहाँ पे समस्या रखने का एक प्रश्न है। Which of the following is least desirable to assess learners' experiences of a field trip in science? कौन सा जो है विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण के अधिगमकर्ता के अनुभव को आंकने के लिए न्यूनतम अपेक्षित है। मतलब जब आप बच्चे को फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हो तो बच्चा वहाँ जो भी एक्सपीरियंस करता है वापस आने के बाद उसको आंकने के लिए सबसे ज़्यादा कम अपेक्षित मेथड कौन सा है। प्रस्तुति, पोर्टफोलियो, बहुविकल्प वाले प्रश्न और पत्रिका लेखन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप प्रेजेंटेशन, बच्चे को कुछ भी प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल सकते हो कि आप फील्ड ट्रिप से क्या देख के आए, क्रॉप्स के बारे में लिखिए, एनिमल्स के बारे में लिखिए। पोर्टफोलियो बच्चे का पूरे साल का रिटर्न डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि डेटा होता है। पत्रिका लेखन होता है जिसमें बच्चा किसी जर्नल जो है उसको पब्लिश कर सकता है। लेकिन जो MCQs होते हैं ये क्या होते हैं, आपके रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर्स हैं, इनको बच्चा रट के आपको आंसर करता है। तो ये क्या है, लीस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इमर्ज्ड इन ए ग्रुप डिस्कशन इन द क्लास ऑन असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ग्रुपिंग इज करेक्ट। Assessment is an ongoing and continuous process. Purpose of assessment is assessment of learning. Another purpose of assessment is assessment for learning. Assessment is done at the term end. Evaluate objective achieve. यहाँ पे पूछा है कि कक्षा में आकलन पर समूह परिचर्चा में निम्नलिखित कथन उभरे। मतलब बच्चों ने ये स्टेटमेंट्स दिए असेसमेंट के ऊपर। असेसमेंट एक कंटिन्यूस और
लगातार चलने वाली प्रोसेस है। तो ये क्या होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो पूरे साल चलता है। इसमें बच्चे को टाइम टाइम पे फीडबैक दिया जाता है, बच्चे को ना तो ग्रेडिंग होती है, इसमें बस बच्चे का जो लर्निंग गैप है उसको फिल किया जाता है। आकलन का उद्देश्य अधिगम का आकलन है, ये होता है आपका समेटिव असेसमेंट। ये याद रखिएगा, अगर लर्निंग ऑफ असेसमेंट हो यानी कि आपने पूरे साल जो पढ़ा उसको आखिरी दिन आकलित किया जाए कि आपने जो भी पढ़ा वो कितना इफेक्टिव था, तो ये होता है आपका लर्निंग ऑफ असेसमेंट। आकलन का एक अन्य उद्देश्य अधिगम के लिए आकलन, जहाँ भी आ जाए आपका लर्निंग फॉर असेसमेंट वो भी बिल्कुल पॉजिटिव होता है। निष्पादित उद्देश्य के मूल्यांकन के लिए सत्र अंत पर आकलन किया जाता है, यानी कि जो परफॉर्मेंस होती है उसको इवेल्युएट करने के लिए हम ईयर एंड में उसका आकलन करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, 2 और 4 आपका समेटिव असेसमेंट है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ए एंड सी बिल्कुल सही है, समेटिव असेसमेंट बी एंड डी ये बिल्कुल सही है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। Any well-written instructional objective of lesson plan should have performance condition criteria component in it. Read the following instructional objective. यानी कि कोई भी जो सुनियोजित पाठ योजना है उसके निर्देशित उद्देश्यों में कार्य, परिस्थिति और मापदंड के जो घटक है वो होने चाहिए। निम्नलिखित निर्देशित उद्देश्यों को पढ़िए। गिवन ए सेट ऑफ पिक्चर डिपिक्टिंग टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बच्चों को जो है वो पिक्चर का एक सेट दिया गया जो ऊर्जा स्थानांतरण को दिखाता है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू लेबल देम एज कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। बच्चे जो है अब वो इतने कैपेबल है कि उनको लेबलिंग कर सके कन्वेक्शन की, कंडक्शन की और रेडिएशन की। ये होता है लिक्विड में, ये होता है सॉलिड में, ये होता है गैसेस में। विच ऑप्शन इज द करेक्ट मैच फॉर कॉलम 1 टू दैट ऑफ कॉलम 2 अबाउट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे पूछा है कि निर्देशित उद्देश्य के साथ स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 में कौन सा विकल्प सही रूप से सुमेलित है। पहला है परफॉर्मेंस, फिर है कंडीशन और थर्ड है क्राइटेरिया। यानी कि आपको बताना है कार्य क्या है, परिस्थिति क्या है और मापदंड यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस जो है, बच्चा क्या चीज़ जो है वो खुद हाथ से करके देखेगा, बच्चा क्या परफॉर्म करेगा। जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसके टाइप की लेबलिंग करना, यानी कि ऊर्जा स्थानांतरण के जो मुख्य प्रकार हैं उनको नामांकित करना, ये क्या है बच्चे की परफॉर्मेंस है। अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, गिवन ए सेट ऑफ पिक्चर, बच्चे को परिस्थिति क्या दी गई है, पिक्चर का एक सेट दिया गया है। क्राइटेरिया क्या है, उनको लेबल करना है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, परफॉर्मेंस होती है जहाँ बच्चा जो है वो किसी भी कार्य को करता है। तो कार्य यहाँ क्या है, ऊर्जा स्थानांतरण के मुख्य प्रकार को नामांकित करना, ये सबसे परफॉर्मेंस है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। कार्य अगर पूछा जाए तो इसमें क्या होता है, चित्रों का एक सेट, परिस्थिति क्या है कि बच्चों को एक सेट दिया गया है। मापदंड क्या है, चालन, संवहन और विकिरण के रूप में उसको नामांकित करना। तो यहाँ ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वापस देख लीजिए, परफॉर्मेंस क्या है, लेबल करना टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को। ठीक है, कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक सेट दिया गया है पिक्चर का, ये कंडीशन है। क्राइटेरिया क्या है कि बच्चों को इनकी लेबलिंग करनी है। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।